हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए बिहार दरोगा मेंस 2022 का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेके आए हैं, जो रुक्मणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम नंबर 1 है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 1, संप्रभुता राज्य की पूर्णता है यह किसने कहा? तो फ्रांसीसी विद्वान जीन बोंदा ने कहा। जीन बोंदा ने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता का प्रथम प्रयोग किया। संप्रभुता का मतलब होता है कि राज्य अर्थात सरकार के पास अपनी भूभाग और जनसंख्या की सीमाओं के भीतर कोई भी निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए बिना किसी बाह्य दबाव का। उसे हम संप्रभुता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायत समिति के प्रधान का चुनाव कौन करते हैं? तो पंचायत समिति के सदस्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध केंद्र और राज्य संबंधों से है? तो राज्य मन्नार समिति रिपोर्ट 1969 में तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा केंद्र और राज्य संबंधों पर विचार करने हेतु डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति के 2 अन्य सदस्य ए.एल. मुदलियार तथा टी.पी. चंद्रा रेड्डी थे। इस समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। अंतर्राज्यीय परिषद 263 के तहत गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो संघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य मूलतः संश्लेषण है। तो उदारवाद और समाजवाद का। किसका? तो उदारवाद और समाजवाद का। भारतीय संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक लोक कल्याण राज्य की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, संसद में भारतीय राष्ट्रपति का महाभियोग ये कैसा है? तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो भारतीय संविधान में महाभियोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के बारे में जानते हैं कि कैसे लगता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और जिस सदन में पहले यह प्रस्ताव लाया जाता है उस सदन का कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर प्रस्ताव पर होना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को देनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विधायी एवं प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 245 के अनुसार संपूर्ण देश के लिए अथवा किसी भाग के लिए तथा विधानमंडल राज्य के लिए अथवा उसके किसी भाग के लिए कानून बना सकती है। अनुच्छेद 243 के अनुसार संघ की सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर तथा राज्य विधानमंडल राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बारे में यह कहा गया है कि यहाँ कोई संविधान नहीं है? तो ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत में संघ सूची का नहीं है?
तो शिक्षा, शिक्षा की सूची में है तो समवर्ती सूची में। 1976 से पूर्व शिक्षा राज्य सूची का विषय था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में घोषित सम्मिलित किया गया। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लाया गया था? तो 1 अप्रैल 2010 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक लिखा था? नहीं, ये मार्क्स और गांधी एंड सोशलिज्म बुक अमिताभ भट्ट ने लिखा था। कौन? अमिताभ भट्ट। राम मनोहर लोहिया विल टू पावर सही है। MK गांधी हिंद स्वराज, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल, ये तीनों सही है। और जो ऑप्शन नंबर ए गलत है, जो कि सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? तो अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 56 से 51 के बीच नीतिक निर्देशक तत्व का उल्लेख है, जिसे संविधान का सामाजिक आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है। राज्य के नीति निर्देश कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो आर्टिकल भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन का निलंबन किया जाता है? तो आर्टिकल 359 के अनुसार। निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में सहभागी हो सकता है? तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। आर्टिकल 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाही में भाग लेने, सदनों के संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वे सदन में मतदान नहीं कर सकते क्योंकि वे संसद के सदस्य नहीं होते हैं। महान्यायवादी भारत सरकार से संबंधित मामले में सरकार की ओर से किसी भी न्यायालय में सरकार का कानूनी पक्ष रख सकता है। और महान्यायवादी का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गए थे? देखिए, पहले काकोरी षड्यंत्र कांड का नाम चेंज किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कर दिया? तो काकोरी ट्रेन एक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि काकोरी षड्यंत्र में चंद्रशेखर आज़ाद बच गए थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 8 डाउन ट्रेन को रोककर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। इस घटना के पश्चात गिरफ्तार क्रांतिकारियों में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दे दी गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली खुद को मार लिए थे।
तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? तो 1924 में कानपुर में हुआ था। और किसने किया था? तो सचिंद्र सन्याल ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हर प्रश्न का हम अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल से ही देंगे। जैसे हम्पी में स्मारक का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो हरियर और बुक्का। किसके द्वारा? तो हरियर बुक्का के द्वारा। हरियर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो आंध्र भोज का, आंध्र पितामह का, अभिनव भोज का इत्यादि का। यानी हजारा और विठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्णदेवराय ही ने करवाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से भी प्रभावित थे? तो कौन थे? तो नामदेव। ऑप्शन नंबर सी। नामदेव ने महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया था। और नामदेव ने कौन परंपरा के थे? तो वारकरी परंपरा के थे। चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु को कुछ बोला जाता था? गौरांग महाप्रभु या निमाई पंडित के नाम से भी चैतन्य महाप्रभु को जानते थे। अब वल्लभाचार्य ने भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया। ये रुद्र संप्रदाय से संबंधित रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे? तो उग्र में कौन कौन थे? लाल पाल बाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, ये तीनों उग्र नेताओं के थे। और नर्म के कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। सांख्य दर्शन प्रतिपादक किया गया है। तो सांख्य दर्शन कौन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल द्वारा। गौतम का? तो गौतम द्वारा न्याय दर्शन का। अब पतंजलि द्वारा तो योग दर्शन का। और जैमिनी द्वारा क्या किया गया है? इसका आप लोग बताइएगा कमेंट करके क्या किया गया है, कौन दर्शन के प्रतिपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहलाते थे? तो रुपयक। क्या कहलाते थे? तो रुपयक। और गुप्त शासकों द्वारा जारी स्वर्ण मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। अपन मौर्यकालीन यानी मौर्य काल में सबसे प्रचलित सिक्का था पन। यह चांदी का होता था। किसका होता था? तो चांदी का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह इतालवी यात्री जिसमें विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक विस्तृत वर्णन किया है, वह है तो निकोली कोंटी। निकोली कोंटी यानी कि विजयनगर के कौन से शासक के काल में आए थे? तो देवराय प्रथम के काल में आए थे। यानी कि विजयनगर साम्राज्य में कुल 5 यात्री आए थे। पहला हो गया निकोली कोंटी, दूसरा अब्दुल रज्जाक जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। नूनीज यात्री आए थे जो अच्युत देव राय के शासनकाल में। और डोमिंगो पायस जो कृष्णदेव राय के काल में आए थे। और बारबोसा जो कृष्णदेव राय के काल में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? तो कौन हो जाएगा? तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन 1604 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? तो 1604। तो आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव एवं सूफी संत बाबा फरीद के वचनों का संकलन है। तो आदि ग्रंथ में क्या है? तो गुरु नानक देव और सूफी संत बाबा फरीद के वचनों का संकलन है। तो गुरु अर्जुन देव कैमे गुरु थे? तो 5वें गुरु। अमरदास 3रे गुरु। रामदास 4थे गुरु। और गुरु गोविंद सिंह कैमे गुरु थे? तो 10वें गुरु थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जिया आंदोलन मणिपुर में हुआ था। यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने यदुनाग यानी नागा के नेतृत्व में जिया तरंग आंदोलन चलाया गया था।
तो जियात्रंग आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गैडी नेल्यू थे। तो गैडी नेल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। गैडी नेल्यू को जवाहरलाल नेहरू ने रानी की उपाधि दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन नहीं होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस मराठा, ये ही गलत है। कि भारतीय इतिहास में आंग्ल मराठा युद्ध 3 बार हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा कब हुआ था? तो 1803 से 1805। उस समय कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड हेस्टी के समय तृतीय एवं चतुर्थीय मराठा युद्ध हुए। तृतीय एवं अंतिम मराठा युद्ध हुआ जो 1817 में 1819 के बीच हुआ था। अब बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ था। अंग्रेजों को इसका नेतृत्व कौन किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था। लॉर्ड हेस्टिंग के समय 1814 से 1816 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, ये भी सही है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1800 चतुर्थ आंग्ल मैसूर लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ, तो जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कानिकुब्ज किस भारतीय शहर का प्राचीन नाम है? तो कनौज का। तो कनौज किसके शासनकाल के दौरान राजधानी था? तो हर्षवर्धन के राजधानी कहाँ था? तो कनौज ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट से उनके सही कालक्रम में चयन करना है। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर को हुआ था 1931 में ही। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 29 मार्च को हुआ था 1931 में, 29 मार्च। भगत सिंह की फांसी की सज़ा कब मिला था? तो 23 मार्च को 1931 में, 23 मार्च 1931। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो 4। उसके बाद भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन यानी 29 मार्च 1931। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। तो कौन हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया किसके बीच में? तो विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, बीदर और कोलगंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1965 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो 1913 में। तो किस पुस्तक के लिए? तो गीतांजलि, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य से। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य से। तो भूदान आंदोलन के जनक कौन है? तो विनोबा भावे, यानी कि विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के नालगोंडा क्षेत्र के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन की शुरुआत किए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। 4D, 5F, 5P, 5F तथा 6P कक्षा
घटती ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या हो जाएगा? तो पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट। एस होता है 0, पी होता है 1 और डी होता है एस पी डी 2। तो देखिए कैसे होगा 4 + डी, तो क्या हो जाएगा 4 + 2 6, यानी कि 4D बराबर कितना हो जाएगा 4 + 2 तो 6 हो जाएगा। अब 5 + P यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का सलूशन हम टेलीग्राम पे दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन अणु के कोणीय आकृति में सिग्मा और पाई आबंध कितने होते हैं? तो 2 सिग्मा 1 पाई होते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है ओजोन का। ये सिग्मा 1 पाई बॉन्ड, नहीं 2 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित द्रव में किसका पृष्ठ तनाव अधिक है? तो ऑप्शन के अनुसार H2O का पृष्ठ तनाव अधिक होगा। C6H6 क्या है? तो बेंजीन है, बेंजीन है। C2H5OH किसका है सूत्र है? तो इथाइल अल्कोहल का। CH3OH किसका है? तो मेथिल अल्कोहल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड आदर्श गैस का नियम का सर्वाधिक पालन किस दशा में करेगा? क्वेश्चन इसका ऑप्शन 1 हो जाएगा, उच्च ताप एवं निम्न दाबों पर। उच्च ताप और निम्न दाबों पर। तो आदर्श गैस का फॉर्मूला क्या होता है? PV = nRT। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए प्रयुक्त विधि क्या है? तो क्लार्क विधि। कौन सा है? तो क्लार्क विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत चुंबकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। कैसे होते हैं? तो एक ही कला में और परस्पर लंब दिशाओं में होते हैं। इंद्रधनुष के संदर्भ में गलत उत्तर चुनिए। तो गलत उत्तर देख क्या होगा? तो कोई प्रेक्षक इंद्रधनुष तब देख सकता है जब सूर्य उसके सामने होता है, नहीं, यानी सूर्य के विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? इंद्रधनुष कैसे बढ़ते हैं? तो सूर्य का विपरीत। यदि सूर्य पूरब की ओर होगा तो उस इंद्रधनुष किस ओर पड़ेगा? तो पश्चिम की ओर बनेगा। और यदि सूर्य पश्चिम की ओर है तो इंद्रधनुष पूरब की ओर बनेगा। और इंद्रधनुष के प्रकाश के विक्षेपण, अपवर्तन और परावर्तन का संयुक्त प्रभाव है। और जब किसी जल की बूंद में प्रकाश की किरणें 2 बार आंतरिक परावर्तन करती है और कोई द्वितीयक इंद्रधनुष बनता है, ये भी सही है। द्वितीयक इंद्रधनुष में वर्णों का क्रम उत्क्रमित हो जाता है, यानी कि इसका आंसर डी, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घटना प्रकाश की कणीय प्रकृति को दर्शाती है? तो ध्रुवन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन करता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। 1 मेगावोल्ट ऊर्जा वाली एक फोटोन का संवेग kg/s में क्या होगा? तो क्या होगा? 5 × 10⁻⁻22। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधान ब्लोटिंग द्वारा की जाती है DNA खंड की पहचान हेतु DNA या RNA प्रोब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण की पुष्टि के लिए किया जाता है टाइफाइड के लिए। टाइफाइड, तो टाइफाइड रोग कौन जीवाणु से होता है? तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से। यह कैसे फैलता है? तो यह रोग प्रदूषित जल, रोगी के मल मूत्र एवं थूक के द्वारा फैलती है।
तो इसका उपचार के लिए कौन सा दवा होता है? तो क्लोरोमाइसिटिन एंटीबायोटिक होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? AIDS का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। न्यूक्लियोसाइड है, क्या है? तो शुगर एक नाइट्रोजन युक्त बेस है। अग्रपूर्ण यानी कि एक्रोसोम पाए जाते हैं, तो एक्रोसोम शुक्राणु को में पाए जाते हैं। जो शुक्राणु के शीर्ष भाग होता है उसी को एक्रोसोम कहा जाता है, और एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुकाम होता है, किससे होता है? तो राइनो विषाणु से होता है। तो जुकाम किसको प्रभावित करता है? किस अंग को? तो श्वास नली को प्रभावित करता है तथा खांसने या छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्रा, सुरती और मेहसाना किसकी प्रजाति है? तो भैंस की है। निम्नलिखित में से कौन कीट भक्षी पौधा है? तो कौन है? ड्रोसेरा नेफेंथिस, यानी कि ए बी दोनों है। वे पौधे जिनकी पत्तियां घड़े का रूप धारण कर लेती है और उसमें कीटों का पाचन होता है, ऐसे पौधों को कीटपक्षी पादप या मांसाहारी पादप कहा जाता है। यूट्रिकुलेरिया भी कीटभक्षी पादप का उदाहरण है। ड्रोसेरा नामक कीटपक्षी कहाँ पाया जाता है? तो असम और मेघालय राज्य में अधिक पाए जाते हैं। हाइड्रिला एक जलभीत पादप है जो शरद ऋतु में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हाइड्रिला कौन सा ऋतु में सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो शरद ऋतु में। एक पारिस्थितिकी तंत्र के वाहक बल है, तो कौन है? सूर्य की ऊर्जा। जीव जंतु एवं वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के भौतिक इकाई को पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र के विभिन्न घटकों के बीच पोषक तत्वों का संचरण ऊर्जा के कारण होता है। जैविक तथा अजैविक घटकों में तत्वों का संचरण क्लोज सिस्टम द्वारा होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, एक ही दिशा में होता है। अब पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है? तो समुद्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित कौन नहीं है? तो कौन कौन है पहले ये देख लीजिए। वो शहरी बैंक है, वाणिज्य बैंक है और विदेशी विनिमय बैंक है, लेकिन भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं है। कौन नहीं है? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि IDBI बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि मांग की आय लोच अधिक हो तो क्या करना चाहिए? तो कर की दरों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित सकल राष्ट्रीय आय है, तो क्या है? जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखन भी किया गया है, उसे क्या कहते हैं? हरित सकल राष्ट्रीय आय। भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा बढ़ेगी यदि रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ जाए। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था में रिजर्व मुद्रा कब बढ़ेगी? तो रिजर्व बैंक के पास शुद्ध विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़ जाएगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है? तो क्या है? 1969 से 74।
यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यानी कि 19 जुलाई 1969 को 14 राष्ट्रीय बैंकों का क्या किया गया था, तो राष्ट्रीयकरण किया गया था। चतुर्थीय पंचवर्षीय योजना के समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो कब किया था, तो 19 जुलाई 1969 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ब्रिक फील्डर कहाँ का है, तो ऑस्ट्रेलिया की गर्म स्थानीय पवन है। ब्लिजार्ड कनाडा का है और हर्मटन नाइजीरिया का। हर्मटन को यानी गिनी तट पर डॉक्टर वायु कहा जाता है। हर्मटन को क्या कहा जाता है, डॉक्टर वायु के भी नाम से जाना जाता है। अब पैम्पे पीरे ये अर्जेंटीना में है। ये पंपास यानी कि ये दक्षिण अफ्रीका का पंपास क्षेत्र, ब्राज़ील, अर्जेंटीना व उरुग्वे क्षेत्र में चलने वाली कैसी हवा है, ठंडी हवा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर स्थित है, तो कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो सैडल पीक है, जो उत्तरी अंडमान में। सैडल पीक कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में स्थित है। और नारकोंडम सुषुप्त ज्वाला द्वीप उत्तरी अंडमान में भी स्थित है। और निकोबार की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो थ्यूलर, माउंट थ्यूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणसागर परियोजना स्थित है कौन नदी पर है, तो सोन नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था कैलिडियोनियन युग में। तो अरावली पर्वत विश्व का सबसे क्या है, तो प्राचीनतम पर्वत है, जो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर राजस्थान होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। क्या है, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो पोटवार कुमायूं का है, नहीं यही गलत है। पोटवार क्या कहाँ का है, तो पठार। ये पोटवार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम के क्षेत्र में विस्तृत है। काराकोरम में केटू है। तो काराकोरम की केटू की ऊंचाई कितना है, तो 8611 मीटर है। तो काराकोरम श्रेणी किस हिमालय में है, तो ट्रांस हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है। करेवा कश्मीर घाटी का, सही है। इसका आंसर बी, जो पोटवार कहाँ था, ते पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी और झेलम क्षेत्र के विस्तृत था, जो कि कुमायूं हिमाचल गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पर्यावरण की तुलना यातायात पुलिस से की थी, किसने की थी, तो टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ओखला क्या है, तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। त्रिचूर, क्विलोन और नागरकोइल एक समुद्री बंदरगाह है जो तमिलनाडु में लक्षद्वीप सागर तट पर स्थित है। कौन, तो नागरकोइल तमिलनाडु में है। त्रिचूर कहाँ है, तो केरल में है। और क्विलोन बंदरगाह कहाँ है, तो ये भी केरल में है। यानी कि त्रिचूर और क्विलोन केरल में है और नागरकोइल कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये तीनों बंदरगाह है। और ओखला क्या है, तो एक औद्योगिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मदई, मंदोवी और महादाई नदियों से संबंधित नहीं है, तो केरल में ये नहीं है, बाकी गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित प्रकार के मेघों में से कौन से आकाश में उच्चतम स्तर में दिखाई देते हैं? तो पचाव कपासी बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। पचाव मेघ के पंख के समान दिखाई देता है। इस मेघ में हिमकण होते हैं। पछाव मेघ में उपस्थित हिमकण को मोतियों की माला कहते हैं। चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में पचाव मेघ देखे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। विश्व में चावल का बृहत्तम निर्यातक है, यानी कि बृहत्तम निर्यातक कौन है? तो थाईलैंड है। और उत्पादक पूछेगा तो चीन। उत्पादक चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो चीन। अब भारत में गोदावरी कृष्णा डेल्टा क्षेत्र यानी छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विकास उद्योग कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो लोहा एवं इस्पात उद्योग को विकास उद्योग कहा जाता है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को कहा जाता है। एशियाई टुंड्रा के निवासी समूह को क्या कहा जाता है? तो सेमोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदियां जो विंध्याचल श्रेणियों के दक्षिण में बहती है तथा अरब सागर में गिरते हुए कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। डोलड्रम किसके बीच स्थित है? तो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश डोलड्रम स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी है कितना है? तो 930 लाख मील। 930 लाख मील। दुनिया का सबसे पर्यटन गांव पोचमपल्ली किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन है समुद्रयान। ये अमृत पोर्टल संबंधित है तो ये वाहन जागरूकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन। COP26 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ग्लासगो में। चलिए हम मैथ क्वेश्चन की तरह। मैथ क्वेश्चन का सलूशन का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए मैथ क्वेश्चन बोल रहा है 2.5 दर्जन सेबों का क्रय मूल्य 300 है, तो प्रत्येक सेब को रुपये यानी कि 15 में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि 1.5 दर्जन सेब में कितने कुल सेब हो गए? तो 30 सेब। तो 30 सेब खरीदे हैं 300 रुपया में। अब तो एक सेब का दाम हो गया कितना? 10 रुपया। अब देखिए 15 में बेचा है प्रत्येक सेब, तो 30 सेब बेचेगा तो कितना होगा? 450, यानी कि 300 और प्लस 150। तो 300 मेरा तो क्रय मूल्य था 100%, और क्रय मूल्य का कितना ही अधिक कमाया, यानी कि 50%। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 50%। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल ए का मान ज्ञात करना है। तो ये 75 डिग्री तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। एकांतर कोण से इसमें ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। ये दोनों 75 डिग्री है, 40 डिग्री है, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज का 180, यानी कि 75 और 40 से 115, 180 में 15 घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 6 में से 1 जाएगा तो 7, यानी 75 डिग्री। 75 डिग्री हो गया। इस सरल रेखा है तो इसका जो कितना होता है? तो 180। तो 180 में
75 घटाएंगे, सॉरी यानी का ये हो गया 75, ये भी 40, जब 75 40 कितना होगा 105 डिग्री होगा। 105 जी 5 7 चलेगा नहीं 115 डिग्री होगा। तो यानी कि ये 115 यानी कि किसी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान अंतर दो कोण के योग के बराबर होगा, यानी कि 115 डिग्री। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साल के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दिया है, यानी कि CI और SI के अंतर दिया है कितना 225। तो 5% 2 साल का CI कितना हो जाएगा तो 10.2% और SI तो 5 दूनी 10 यानी 10%। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 0.25%। कितना हो जाएगा 0.25% बराबर कितना हो जाएगा 225। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा निकाल लीजिएगा, यानी हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा 9000। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्याओं के निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम में है, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए कैसे 1/5, 1/3 और 2/5। ये 5 3 कल एलसीएम लेंगे तो 15 होगा, यानी सभी में हम 15 से गुना करेंगे। तो यानी 5 से 15 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये 5, ये 5 3 15 और 3 दूनी 6। तो सबसे छोटा पंतिया 3 5 और पंतिया यानी 6। तो क्या हो गया ऑप्शन सी आ गया 1/5, 1/3, 2/5 बढ़ते क्रम में। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है तो उसकी कितनी भुजाएं होगा, तो कितनी भुजा की संख्या हो जाएगा 360 में 40 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 9 भुजा हो जाएगा। बोला 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के विकर्ण की लंबाई। एक आयत है जिसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, इसका विकर्ण बताना है। तो कितना हो जाएगा 9 के स्क्वायर 81 और 6 के स्क्वायर 36। कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 7 8 7 11, इसका रूट ओवर 13 नंबर 17 3√13, 3√13 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला दो संख्या का गुणनफल 3192 तो उनका लसा 56 है तो उनकी मसा क्या होगा। तो 3192 में 56 से भागा दे देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा 57 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो जीत आने की संभावना क्या है, तो 1/2 होगा, क्योंकि एक सिक्के के एक भाग हेड होता है तो दूसरा भाग तेल, यानी कि हेड और तेल आने की संभावना दोनों यानी हाफ होगा। किस संख्या का 32% 25.6 होगा, तो माना कि x का 32% कितना है तो 25.6 है। तो x बराबर 25.6 भागा 32 गुना 100। तो इसका आंसर सॉल्यूशन कीजिएगा तो 80 आ जाएगा, 80। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा एक व्यक्ति के पास 385 रुपये है जिसमें 5, 10, 20 रुपये के नोटों की संख्या के रूप में समान है, तो नोटों की कुल संख्या कितनी हो जाएगा। तो देखिए कैसे शुरू, 385 रुपया है, नोटों की संख्या समान है, यानी कि मान लीजिए कि 5x नोटों की संख्या x, तो 5x 10x और प्लस 20x तो बराबर 3500 हो गया। इधर 385 है तो 35 से काटिएगा 385x, यानी कि नोटों की संख्या x बराबर 11 आ गया। तो 11 नोट 11 नोट, 5 का 11 नोट, 10 का 11 नोट, 20 का 11 नोट, तो टोटल 33 नोट हो जाएगा। नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 33। ऑप्शन नंबर ए इज
राइट। इस बोला मोनिका एक स्थान से पैदल जाने और वाहन से वापस स्थान पाने में इतना समय लेते है, उससे पैदल आने जाने में इतना मिनट लगते, तो उससे वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो देखिए पैदल और वाहन कितना हो जाएगा? 9 घंटा 15 मिनट। अब पैदल गया, अब पैदल आया तो लगाया ज़्यादा, यानी कि 11 घंटा 12 मिनट। तो पैदल जाने में लगा तो यानी कि 2 से भागा दे देंगे तो जाने में लगा, तो जितना आएगा वो यहाँ रख के उधर घटा देंगे तो वाहन का समय निकल जाएगा। तो वाहन का समय जितना आने में लगेगा जितना उसको दोगुना कर देंगे वही आंसर होगा, यानी कि 7 घंटा 18 मिनट आएगा इसका आंसर। सोल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम चैनल पर अपना डाल देंगे, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी अपरिमेय संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। टू 2.56 ऊपर रैंकिंग है तो का सही व्यंजक क्या हो जाएगा? तो 2 जोड़ 0.56 रैंकिंग है तो रैंकिंग हटेगा तो 0.699 नीचे होगा, यानी कि 2.56/99। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन की घड़ी में तो 94 का बी होगा, इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। इसका है इस पहले 2 का उलट दिया और फिर लास्ट 2 को भी उलट दिया और बाकी HIMAN में +1 जोड़ दिया, तो उसी तरह से करेंगे तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। राधा अभिनव के पुत्र की बहन है, तो राधा का अभिनव से क्या है? यानी कि अभिनव का पुत्र कौन है? पुत्र ने पुत्र के पुत्र की बहन, यानी जिसका बहन है राधा। तो राधा अभिनव का क्या है? तो पोती हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 3 और 2 को जोड़ा और दुगुना किया, तो 3 और 7 को जोड़ के दुगुना किया है। 7 3 10, 10 दूनी 20, 5 7 12, 12 दूनी 24, 4 16 20, 20 दूनी 40। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 98। गार्लिक को 112 लिखा था, क्लोव को कितना होगा? तो गार्लिक सबका उल्टा लिया है, जैसे गार्लिक है तो जी का उल्टा टी, ए का उल्टा जेड, आर का उल्टा आई, एल का उल्टा ओ, आई का उल्टा 9 और सी का उल्टा नहीं सॉरी यानी कि आई का उल्टा आर और सी का उल्टा एक्स। टी 20 होता है, जेड 26, आई 9, ओ 15, आर 18, एक्स 24। जोड़िएगा तो 112 आ जाएगा। उसी तरह से क्लॉक का उल्टा लेना है, तो क्लॉक का उल्टा क्या हो जाएगा? CLOCK, सी का उल्टा एक्स, एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, सी का उल्टा एक्स, के का उल्टा पी। एक्स होता है 24, ओ होता है 15, एल होता है 12, एक्स होता है 24, पी होता है 16। जोड़िएगा तो आ जाएगा यानी कि 91 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो 91। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा निम्नलिखित में ऐसी कितने 5 है जिनके ठीक पहले 6 है, यानी कि 5 है उसके पहले 6 है, परंतु उसके ठीक बाद 9 नहीं होना चाहिए। 9 क्या नहीं होना चाहिए? तो कितने हो जाएंगे? अब देखिए 6 5, देखिए 6 5, लेकिन 9 यहाँ है। 6 5 4, 1 हो गया,
6 5 9 9 हो गया, 6 5 9 यहाँ भी हो गया, 1 6 5 यहाँ है, और देखिए कहाँ एक है, 6 5 9 6 5 4 1 6 5 1 6 5 9 यहाँ मिल गया, 6 5 4 6 5 9 यहाँ, ये भी नहीं होगा, 6 5 9 नहीं होगा, यानी कितने हो गया, एक देखिए यहाँ हो गया, यानी 3 हो जाएगा, 3 जगह हो गया, 6 5 4 6 5 4 और 6 5 3 हो जाएगा। आंसर 99 का ए। 31 दिसंबर 2015 को गुरुवार था, तो 1 जुलाई 2020 का कौन सा दिन हो जाएगा, तो बुधवार। यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो।